नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान का अपोहा तंत्र या राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियों में पढ़ रहे हैं आंतरिक अपोहा तंत्र। आंतरिक अपोहा तंत्र में अब तक 3 मुख्य नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं। एक साबी नदी के बारे में, कांतली नदी के बारे में और घग्गर नदी के बारे में। आज पढ़ेंगे दोस्तों आंतरिक अपोहा तंत्र की अगली नदी, यानी कि जिस नदी के बारे में हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है दोस्तों बाणगंगा नदी। आज कौन सी नदी पढ़ेंगे भाई? बाणगंगा नदी पढ़ेंगे। टॉपिक चल रहा है अपना रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, या आप इसे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे राजस्थान का अपोहा तंत्र कहा जाता है भाई, या राजस्थान की नदियां। ध्यान रखें, राजस्थान की जो झीलें हैं वो भी दोस्तों राजस्थान के अपोहा तंत्र में ही शामिल की जाती हैं। अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं अरब सागरीय अपोहा तंत्र के बाद में दूसरा अपोहा तंत्र पढ़ रहे हैं आंतरिक अपोहा तंत्र, या आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियां पढ़ रहे हैं दोस्तों। आंतरिक अपोहा तंत्र की नदियों में घग्गर नदी पढ़ चुके हैं, साबी नदी पढ़ चुके हैं, कांतली नदी पढ़ चुके हैं। आज चौथी नदी पढ़ रहे हैं। आंतरिक प्रवाह तंत्र की चौथी नदी है बाणगंगा नदी दोस्तों। बाणगंगा नदी के 2 उपनाम हैं। बाणगंगा नदी को दोस्तों राजस्थान में अर्जुन की गंगा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? अर्जुन की गंगा बाणगंगा नदी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस नदी का उद्गम अर्जुन के कारण हुआ था दोस्तों। अर्जुन वही अर्जुन है जो दोस्तों पांडव था। एक बार क्या हुआ था दोस्तों, जब पांडव अज्ञातवास बिता रहे थे उस समय पांडवों को इस क्षेत्र में दोस्तों प्यास लगी। तो जो ये अर्जुन थे इनको दोस्तों कई दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। तो अपनी प्यास बुझाने के लिए उन्होंने दोस्तों एक तीर चलाया था, एक बाण चलाया था, और वहां से दोस्तों एक धारा निकली थी, यानी नदी के रूप में एक धारा प्रवाहित होने लगी, और उसी नदी को दोस्तों बाणगंगा नदी के नाम से जाना जाता है। आप इसे बाणगंगा भी कह सकते हैं, अर्जुन की गंगा भी कह सकते हैं, या आप इसे दोस्तों तीर गंगा नदी भी कह सकते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तीर गंगा नदी किसे कहते हैं? बाणगंगा को ही कहते हैं। तीर यानी बाण। इस नदी को दोस्तों ताड़ा नदी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले राजस्थान में ताड़ा नदी किसे कहते हैं? राजस्थान में ताड़ा नदी, तीर गंगा नदी, अर्जुन की गंगा, ये सभी दोस्तों बाणगंगा नदी को ही कहा जाता है। इसका एक और उपनाम ध्यान रखना, इस अर्जुन की गंगा को रुंडित नदी भी कहा जाता है। राजस्थान की रुंडित नदी किसे कहा जाता है भाई? बाणगंगा को कहा जाता है। भाई राजस्थान की इस बाणगंगा नदी को रुंडित नदी क्यों कहा जाता है? क्या कारण है इसको रुंडित नदी कहने का? रुंडित नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों राजस्थान में यह नदी बहुत बार मार्ग बदलती है। तो मार्ग बदलने के कारण या मार्ग अपना रास्ता परिवर्तन कर लेने के कारण इस बाणगंगा नदी को रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखिए, बाणगंगा नदी के कितने उपनाम हैं? मुख्य रूप से इसके 4 उपनाम बताए गए हैं। इसे अर्जुन की गंगा कहते हैं, तीर गंगा कहते हैं, ताड़ा नदी कहते हैं, या रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए ध्यान से, बाणगंगा नदी को राजस्थान के मानचित्र के माध्यम से पढ़ते हैं, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। यह है दोस्तों अपना राजस्थान। राजस्थान धरती दोहरारी, मारो रंगीलो राजस्थान, कई कहावता बताई जाए अपना राजस्थान का बारे में। राजस्थान बहुत प्यारा है दोस्तों। अपनी धरती दुनिया की सबसे प्यारी धरती है अपना राजस्थान की धरती, जहां
सबको प्यार, सम्मान, इज्जत, मान सम्मान ये दिया जाता है। दोस्तों अपनी राजस्थान की जो मारवाड़ी संस्कृति है वो पूरे भारत में है। तो राजस्थान के मैप में पढ़ रहे हैं बाणगंगा नदी। किसी भी नदी का उद्गम स्थल जरूर ध्यान रखें और किसी भी नदी का मुहाना जरूर ध्यान रखें। बाणगंगा नदी का उद्गम दोस्तों जयपुर में ही है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहां पर है? जयपुर में। जयपुर में जो पहाड़ी है उसका नाम है दोस्तों बैराट की पहाड़ी। जयपुर में जो पहाड़ी है उसका क्या नाम है? बैराट की पहाड़ी। इस बैराट की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों बाणगंगा नदी। देखिए यहां बैराट की पहाड़ी से निकलकर ये नदी दोस्तों ऐसे पूर्व की ओर बहती है। बाणगंगा नदी ऐसे पूर्व की ओर जयपुर, जयपुर के आगे दौसा और दौसा के आगे दोस्तों भरतपुर। राजस्थान के तो इन 3 जिलों में बहती है बाणगंगा नदी। जयपुर में बैराट की पहाड़ियों से निकलती है, दौसा जिले में बहती है और आगे दोस्तों भरतपुर जिले में बहती है। आजकल क्या है दोस्तों, ये नदी यहीं पर समाप्त होने लग गई। भरतपुर का जो रेतीला भाग है ना दोस्तों, ये रेतीला भाग, भरतपुर का रेतीला भाग, इसी में दोस्तों ये नदी वर्तमान समय में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर के रेतीले भाग में ही विलुप्त हो जाने के कारण बाणगंगा नदी को दोस्तों आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी माना जाने लगा है। लेकिन यदि पहले की बात देखी जाए तो ये जो बाणगंगा नदी है दोस्तों, ये आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी नहीं रही है हमेशा से। ये पहले दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र का हिस्सा मानी जाती थी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये नदी ऐसे राजस्थान से बाहर उत्तर प्रदेश की ओर चली जाती थी दोस्तों, यहां इधर। और यहां दोस्तों एक जगह थी, उसका नाम है फतेहाबाद। क्या नाम था भाई इस जगह का? फतेहाबाद। इस फतेहाबाद स्थान पर दोस्तों ये नदी, यहां से एक नदी आ रही है, बड़ी नदी आ रही है भारत की। ये बड़ी नदी जिसका नाम है दोस्तों यमुना नदी। क्या नाम है भाई इस नदी का? यमुना। इस यमुना नदी में दोस्तों मिल जाती थी ये तो पहले। और आपको पता ही है यमुना आगे चल के गंगा में मिल जाती है। यमुना जैसे ही आगे की ओर जाएगी दोस्तों गंगा नदी में मिल जाएगी। ऐसे उत्तर की ओर से गंगा नदी आ रही है ये आपकी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। पूर्ण रूप से यदि भारत की दृष्टि से ही देखा जाए तो भारत का जो 1/4 क्षेत्रफल है वो गंगा नदी के अपोहा क्षेत्र के बराबर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये गंगा नदी उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल जिले के गंगोत्री हिमनद या गौमुख हिमनद से निकलती है। गंगा नदी की जो मूल धारा है, जहां से इस नदी का उद्गम होता है, उस धारा को भागीरथी नदी कहा जाता है। भाई पूछ लिया जाएगा, कई कंपटीशन एग्जाम्स में ये पूछा भी गया है कि गंगा की मूल धारा को क्या कहा जाता है, जो गौमुख हिमनद से निकलती है या गंगोत्री हिमनद से निकलती है। उस मूल धारा का नाम है भागीरथी नदी। फिर कुछ दूर उत्तराखंड में बहने के बाद में, पर्वतीय क्षेत्रों में बहने के बाद में, इस भागीरथी नदी में दोस्तों गंगा की एक और सहायक नदी आकर मिलती है, जिसे अलकनंदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? अलकनंदा। अलकनंदा नदी भी उत्तराखंड राज्य से ही निकलती है, अलकापुरी जिले से। अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों दोस्तों जिस स्थान पर मिलती है उसे देवप्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? देवप्रयाग कहते हैं। और देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलकर आगे सम्मिलित धारा के रूप में बहती है ना, तो आगे इसे दोस्तों गंगा के नाम से जाना जाता है। तो पूछ लिया जाएगा गंगा अपने वास्तविक स्वरूप में किस स्थान पर आती है, या किस स्थान के बाद अलकनंदा और भागीरथी की संयुक्त धारा को गंगा के नाम से जाना जाता है। वह स्थान है देवप्रयाग, जो उत्तराखंड राज्य में है। तो इस प्रकार दोस्तों गंगा में मिलती है यमुना। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। 1375 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यमुना नदी की लंबाई पूछी जा सकती है। यमुना नदी की लंबाई बताइए 1375 किलोमीटर। भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। ठीक है दोस्तों, गंगा नहीं यमुना की लंबाई पूछी जा सकती है। यमुना की लंबाई 1375 किलोमीटर है और यह नदी भारत में गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब भारत की सबसे लंबी सहायक नदी गंगा है, तो यह भी पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा का नाम न देकर अपने देश का ही नाम दे दिया जाएगा। वहां पूछ लिया जाए गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। भारत की सबसे लंबी या सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। यमुना नदी का उद्गम भी दोस्तों उत्तराखंड राज्य में होता है।
उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ये यमुना कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। तो यमुना नदी में राजस्थान में से होकर बहने वाली दो नदियां मिलती थी भाई पहले। एक तो आज जो चंबल नदी है इधर से बहती है ना, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलकर 84 चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करके इधर कोटा डांग क्षेत्र में बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा में यह चंबल नदी यमुना में जाके मिल जाती है। तो जिस प्रकार से चंबल नदी यमुना में जाके मिलती है, वैसे ही पहले दोस्तों बाणगंगा नदी भी यमुना में ही जाके मिलती थी। किसमें जाके मिलती थी? यमुना में। तो दो नदियां डायरेक्ट दोस्तों यमुना में गिरती थी, राजस्थान से होकर बहने वाली। वर्तमान समय में हालात यह है, केवल चंबल नदी ही अपना जल डाल पाती है यमुना में, क्योंकि वर्ष भर बहने वाली केवल यही नदी है अपने राजस्थान में जो यमुना में अपना जल डालती है या बंगाल की खाड़ी तक अपना जल ले जाती है। जबकि ये जो आपकी बाणगंगा नदी है, बाणगंगा नदी तो वर्तमान समय में भरतपुर के मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है, रेतीले भागों में ही विलुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान समय के हालात यही है। यमुना नदी का उद्गम जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से होता है। यमुना नदी दौसा और भरतपुर में बहती है। वर्तमान में भरतपुर के रेतीले भाग में विलुप्त हो जाती है। पहले यमुना नदी फतेहाबाद के निकट अपना जल यमुना में डालती थी। पहले बाणगंगा नदी फतेहाबाद के निकट यमुना में अपना जल डालती थी, जबकि वर्तमान में वहां तक अपना जल नहीं ले जा पाती है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बाणगंगा नदी की लंबाई बताइए, बाणगंगा नदी की लंबाई है दोस्तों 378 किलोमीटर या लगभग 380 किलोमीटर भी बता सकते हैं आप। 378 किलोमीटर बता दीजिए या कई जगह आपको ये आंकड़ा 380 किलोमीटर का मिल जाएगा। तो बाणगंगा नदी की लंबाई है 378 किलोमीटर या 380 किलोमीटर। यहां देखिए बाणगंगा नदी के बारे में और क्या विशेष बात है। बाणगंगा नदी पर दोस्तों एक बांध है। बाणगंगा नदी पर एक बांध है। इस बांध का नाम है दोस्तों अजान बांध। क्या नाम है भाई? अजान बांध। अजान बांध राजस्थान के भरतपुर जिले में है भाई। पूछ लिया जाएगा अजान बांध कहां पर है? भरतपुर जिले में। अजान बांध कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। जो केवलादेव गनापक्षी विहार है ना दोस्तों, केवलादेव गनापक्षी विहार, यह भी भरतपुर राज्य में ही है। कौन से राज्य में है? भरतपुर राज्य में। तो केवलादेव गनापक्षी विहार में इस अजान बांध से जलापूर्ति होती है भाई। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा अजान बांध से राजस्थान के कौन से अभ्यारण्य में जलापूर्ति होती है? केवलादेव गनापक्षी विहार भरतपुर में जलापूर्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ये केवलादेव अभ्यारण्य पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में दोस्तों साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। और केवलादेव गनापक्षी विहार राजस्थान का एकमात्र ऐसा अभ्यारण्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में केवलादेव गनापक्षी विहार को 1985 में शामिल किया गया भाई। कब शामिल किया गया था? 1985 में। यह कंटेंट ध्यान रखना, पूछा जा सकता है दोस्तों कि केवलादेव गनापक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? 1985 में शामिल किया गया। इसके अलावा दोस्तों जयपुर के परकोटे को शामिल किया गया, राजपूताना के 6 किलों को भी शामिल किया जा चुका है, कालबेलिया नृत्य को भी दोस्तों इस यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें। पूछ लिया जाएगा अजान बांध कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर। अजान बांध कहां है? भरतपुर में है। केवलादेव गनापक्षी विहार को जलापूर्ति कौन से बांध से होती है? अजान बांध से होती है। इसी बाणगंगा नदी पर दोस्तों आपको एक और बांध देखने को मिलेगा, और यह बांध दोस्तों जयपुर में है, जिसका नाम है रामगढ़ बांध। क्या नाम है भाई? रामगढ़ बांध। पूछ लिया जाएगा रामगढ़ बांध कहां पर है? रामगढ़ बांध राजस्थान के जयपुर जिले में है। कौन सी नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। तो बाणगंगा नदी के बारे में एक बार सारी डिटेल्स दोबारा देखें दोस्तों। यहां से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं नदी के बारे में। बाणगंगा नदी के उपनाम बताइए। इस नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, तीर गंगा कहते हैं, ताला नदी कहते हैं या रुंडित नदी कहते हैं। मार्ग परिवर्तन करने के कारण बाणगंगा को रुंडित नदी कहा जाता है।
बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से होता है। बाणगंगा नदी दौसा में बहने के बाद भरतपुर जिले में बहती है और वर्तमान समय में यह भरतपुर के मैदानों में ही विलुप्त हो जाती है। इसीलिए इसे वर्तमान में आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी माना जाता है। पहले बाणगंगा नदी अपना जल यमुना तक ले जाती थी, यानी फतेहाबाद के निकट बाणगंगा यमुना में अपना जल डालती थी। बाणगंगा नदी की लंबाई 378 किलोमीटर या 380 किलोमीटर मानी जाती है। बाणगंगा नदी पर राजस्थान में दो बांध हैं, एक तो अजान बांध जो भरतपुर में है, एक रामगढ़ बांध जो जयपुर में है। भरतपुर के अजान बांध से केवलादेव गन्ना पक्षी विहार में जलापूर्ति होती है। केवलादेव गन्ना पक्षी विहार भरतपुर में है जो राजस्थान के अंदर साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है। इस केवलादेव गन्ना पक्षी विहार को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1985 में शामिल किया गया। अब देखिए दोस्तों, यहां अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से और क्या महत्वपूर्ण कंटेंट बन सकता है। कंटेंट बन सकता है दोस्तों बैराट। बैराट की पहाड़ियों से निकलती है बाणगंगा नदी। बैराट दोस्तों प्राचीन समय में एक सभ्यता भी रही है। क्या रही है? सभ्यता भी रही है। पूछ ले जाए बैराट सभ्यता कहां स्थित है? बैराट सभ्यता जयपुर में है। जयपुर में जो कल मैंने आपको बताई थी ना दोस्तों, भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, भीम की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, ये पहाड़ियां दोस्तों बैराट की पहाड़ियों का ही हिस्सा है और ये एक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। यहां से अपने को किस किस की जानकारी मिलती है? बैराट से मुख्य रूप से राजस्थान में 3 चीजों की जानकारी मिलती है। बैराट सभ्यता या बैराट स्थान। पहली बात, बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर था। भाई बैराट का प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और ये विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। मत्स्य जनपद की राजधानी, रीट 2018। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे कैसे पूछ लिया गया था। रीट जो टीचर की थर्ड ग्रेड एग्जाम लगी थी 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए। मत्स्य जनपद की राजधानी है दोस्तों विराटनगर। इसमें दोस्तों जनपद से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया था इसी रीट एग्जाम में कि राजस्थान में सूरसेन जनपद की राजधानी बताइए। अब सूरसेन जनपद राजस्थान में है। राजस्थान का भरतपुर का क्षेत्र दोस्तों सूरसेन जनपद में शामिल है, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल है सूरसेन जनपद में। और जो उत्तर प्रदेश का मथुरा है ना दोस्तों, वह मथुरा ही सूरसेन जनपद की राजधानी है। तो मत्स्य जनपद की राजधानी तो है विराटनगर, सूरसेन जनपद की राजधानी है मथुरा। तो मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर, इस विराटनगर का नवीनतम नाम क्या है भाई? बैराट है। तो इस बैराट सभ्यता से एक तो विराटनगर की जानकारी मिलती है। दूसरी दोस्तों यहां से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। कौन से राजवंश की जानकारी मिलती है? मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहां से दोस्तों हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। कौन से धर्म की जानकारी मिलती है भाई? बौद्ध धर्म की। तीनों महत्वपूर्ण सवाल है, पूछ लिया जाएगा। बौद्ध धर्म की जानकारी, मौर्य काल की जानकारी, मत्स्य जनपद की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिली है? बैराट सभ्यता से। या यहां से अलग से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में महाभारत काल की जानकारी, महाभारत काल की जानकारी कौन सी सभ्यता स्थल से मिलती है? बैराट सभ्यता स्थल से मिलती है। और यह बैराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे है। देखिए दोस्तों क्या क्या जानकारियां पूछी जा सकती है। इसी मत्स्य जनपद में महाभारत काल की जानकारी इस प्रकार मिलती है कि जब पांडवों को देश निकाला दिया गया था, या जब पांडवों को अज्ञातवास बिताया जा रहा था, जब पांडु अपना अज्ञातवास बिता रहे थे, तो दोस्तों इन्होंने अपना कुछ समय इस मत्स्य जनपद में, इस बैराट क्षेत्र में बिताया था। कहां बिताया था भाई? बैराट क्षेत्र में। इसीलिए दोस्तों यहां से महाभारत काल की जानकारी मिलती है। महाभारत काल में जब पांडु अज्ञातवास बिता रहे थे, उस समय एक पांडव ने यानी अर्जुन ने बाण चला के दोस्तों इस नदी की उत्पत्ति की थी, जिसे बाण गंगा कहा गया, तीर गंगा कहा गया। इसीलिए इसे अर्जुन की गंगा के नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म और मौर्य काल की जानकारी किस प्रकार मिलती है? दोस्तों मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य राजा कौन थे?
चंद्रगुप्त मौर्य ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बेराट पर शासन किया था। बेराट में शासन किया था। ये जो बेराट है दोस्तों ये उत्तरी भारत में आता है। उत्तरी भारत में किस प्रकार से आता है, क्योंकि दोस्तों करक रेखा यहां से गुजरती है, यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। डूंगरपुर के तो दक्षिणी भाग से और बांसवाड़ा के बीचों बीच से। तो करक रेखा ये निर्धारित कर देती कि करक रेखा का उत्तर वाला भाग उत्तरी भारत में और दक्षिण वाला भाग दक्षिण भारत में। तो बेराट सभ्यता करक रेखा के उत्तर में है, तो स्वाभाविक है कि यह उत्तरी भारत में शामिल थी और यहाँ पहले मौर्य राजवंश का शासन था। दोस्तों उसी चंद्रगुप्त मौर्य का एक पोता हुआ दोस्तों, उसका नाम था सम्राट अशोक। उसका क्या नाम था भाई? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक या महान सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ये चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे दोस्तों, या पोते थे। इन्होंने अपने अंतिम समय में दोस्तों बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। कौन सा धर्म स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। जबकि सम्राट अशोक का जो प्रारंभिक धर्म था वो दोस्तों शैव धर्म था। दोस्तों कौन सा धर्म था? वो शैव धर्म, यानी भगवान शिव का उपासक था सम्राट अशोक प्रारंभिक समय में। लेकिन आगे चलकर दोस्तों कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं कि सम्राट अशोक की मन स्थिति बदल जाती है और उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अंत में उन्होंने बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट की। इसी बेराट में दोस्तों एक शिलालेख मिला है, उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। क्या नाम है भाई? उसका नाम है भाब्रू शिलालेख। भारत में शिलालेखों का जन्मदाता सम्राट अशोक को ही माना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा शिलालेख किसने लगाए थे? सम्राट अशोक ने लगाए थे। तो सम्राट अशोक ने दोस्तों भाब्रू शिलालेख यानी यहां बेराट में 8 शिलालेख लगवाए थे, 8 स्तूप बनवाए थे इन्होंने। शिलालेख तो नहीं कह सकते, 8 स्तूप बनाए थे बेराट में। और बेराट में 8 स्तूप बनवाए थे। ये जानकारी कहां से मिलती है हमें? ये जानकारी मिलती है दोस्तों सीयूकी ग्रंथ से। कौन से ग्रंथ से मिलती है? सीयूकी ग्रंथ से। और ये सीयूकी ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों हवेन सांग के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था भाई? हवेन सांग के द्वारा। पूछ लिया जाएगा हवेन सांग कौन था? हवेन सांग एक चीनी यात्री था भाई। कौन से देश का यात्री था? चीन देश का यात्री था, जो भारत में हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। जो भारत में किसके शासनकाल में आया था भाई? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हवेन सांग ने बेराट की यात्रा की थी भाई। किसकी यात्रा की थी? बेराट की यात्रा की थी 634 ईस्वी के आसपास में। तो दोस्तों यहां बेराट की यात्रा की थी, तब उसने यहां के बारे में एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों सीयूकी। क्या लिखा था भाई? सीयूकी। इस सीयूकी ग्रंथ में यह जानकारी मिलती है कि भाब्रू शिलालेख के अनुसार सम्राट अशोक ने अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। या इस भाब्रू शिलालेख पर इसने ये लिखवाया सम्राट अशोक ने कि मैं बुद्ध धम्ब में आस्था प्रकट करता हूं, बुद्ध धम्ब और संघ में आस्था प्रकट करता हूं। ऐसा इसने क्यों कहा भाई? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि 261 ईस्वी में सम्राट अशोक ने दोस्तों एक कलिंग की लड़ाई लड़ी थी। किसकी लड़ाई लड़ी थी भाई? कलिंग की लड़ाई। कलिंग दोस्तों भारत के ओडिशा राज्य में है वर्तमान में। वर्तमान में कलिंग कहां पर है? ओडिशा राज्य में। और उस कलिंग की राजधानी थी तोसाली। पूछ लिया जाए कलिंग कहां है? कलिंग वर्तमान समय में भारत के ओडिशा या उड़ीसा राज्य में है। और इस कलिंग की प्राचीन समय में राजधानी हुआ करती थी दोस्तों तोसाली। क्या हुआ करती थी? तोसाली। तो इस सम्राट अशोक ने दोस्तों यहां कलिंग पर आक्रमण कर दिया था और यहां पर दोस्तों नरसंहार कर दिया था। यानी अनेक लोगों की दोस्तों युद्ध में हत्याएं कर दी थी। और युद्ध में हत्याएं कर जाने के बाद में इस सम्राट अशोक का दोस्तों धर्म परिवर्तन हो जाता है, उसका मन बदल जाता है। और दोस्तों इसने युद्ध न करने की सौगंध खा ली उसने। और उन्होंने दोस्तों युद्ध नीति का तो त्याग कर दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। और उन्होंने भाब्रू शिलालेख पर यह लिखवा दिया कि मैं आज सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार करता हूं, या बुद्ध धम्ब और संघ में आस्था प्रकट करता हूं। तो पूछा जाता है कि सम्राट अशोक ने ऐसा कौन से अभिलेख पर कहा था? भाब्रू अभिलेख पर कहा था। और ये भाब्रू शिलालेख कहां लगवाया इसने? बेराट में लगवाया था। पूछ लिया जाए भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कहां पर है? भाब्रू शिलालेख दोस्तों वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है भाई। कौन से संग्रहालय में है?
कलकत्ता संग्रहालय में। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है यहां से बेराट सभ्यता से। बेराट सभ्यता से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बेराट सभ्यता का उत्खनन किसने किया। बेराट सभ्यता में पहली बार खुदाई किसने की। बेराट सभ्यता में पहली बार खुदाई की थी दोस्तों दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी नामक व्यक्ति ने सबसे पहले दोस्तों बेराट सभ्यता में खुदाई का कार्य प्रारंभ किया था। कब किया था इन्होंने किया था दोस्तों 1936-37 में। 1936-37 में। तो सबसे पहले बेराट में उत्खनन का कार्य या खुदाई का कार्य दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 में किया गया। इसके बाद में दोस्तों दोबारा इसका उत्खनन किया था दोस्तों नील रतन बनर्जी ने, नील रतन बनर्जी के द्वारा। और इसके साथ एक और व्यक्ति थे दोस्तों, उनका नाम था कैलाश नाथ दीक्षित। क्या नाम था इनका? कैलाश नाथ दीक्षित और नील रतन बनर्जी। इन दोनों ने मिलकर बेराट का दूसरी बार उत्खनन किया था दोस्तों। दोबारा इन्होंने जब उत्खनन किया था ना वो समय था दोस्तों 1962 से लेकर 1963 के बीच में। 2 बार बेराट का उत्खनन हो चुका है। बेराट सभ्यता स्थल कितना बार उत्खनन हो चुका है? 2 बार। पहली बार दयाराम साहनी ने उत्खनन किया 1936-37 में। दूसरी बार उत्खनन किया नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित ने। इन दोनों ने दोस्तों 1962 से 1963 के बीच में यहां से उत्खनन किया। बेराट में तो जो भाब्रू शिलालेख मिला है दोस्तों, इस भाब्रू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता में तो है, लेकिन इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी। भाब्रू शिलालेख की खोज की थी दोस्तों कैप्टन बर्ट ने। भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी। ये दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी थे। तो दोस्तों क्या आपके ये कंटेंट समझ में आए हैं? दोस्तों यदि आपके ये कंटेंट समझ में आ रहा है, ये जानकारी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लग रही है, तो आइए दोस्तों एक बार इसका स्पेशल रिमार्क्स देखते हैं, यानी इसका शॉर्टकट रिवीजन देखते हैं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र में पढ़ा जा रहा है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के दोस्तों उपनाम देखें। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा कहते हैं, इसे तीर गंगा कहा जाता है, ताड़ा नदी कहा जाता है, रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा नदी का उद्गम बेराट की पहाड़ी जयपुर से होता है। यह नदी दौसा में बहती है और वर्तमान समय में भरतपुर के मैदानों में विलुप्त हो जाती है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बाणगंगा नदी फतेहाबाद में जाकर यमुना में मिल जाती थी। वर्तमान में इतनी दूरी तक नहीं बहती, ये केवल भरतपुर में ही विलुप्त हो जाती है। बाणगंगा नदी की लंबाई 378 किलोमीटर या 380 किलोमीटर के आसपास है। बाणगंगा नदी पर 2 बांध हैं, एक तो भरतपुर में जिसका नाम है अजान बांध, एक जयपुर में है जिसका नाम है रामगढ़ बांध। भरतपुर का जो अजान बांध है, इस बांध के द्वारा केवलादेव गणापक्षी विहार में जलापूर्ति की जाती है। केवलादेव गणापक्षी विहार पूरे भारत में साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन के लिए जाना जाता है, यानी ये पक्षी साइबेरिया से आते हैं यहाँ केवलादेव गणापक्षी विहार में प्रतिवर्ष शीतकाल में प्रजनन करने के लिए। केवलादेव गणापक्षी विहार को विश्व विरासत सूची में दर्ज किया गया है और दोस्तों पहली बार इसे 1985 में दर्ज किया गया। यहाँ बाणगंगा नदी के बारे में दोस्तों एक सभ्यता का ध्यान रखना कि इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई, उसका नाम था बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता का पहली बार उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था 1936-37 में। दूसरी बार इस सभ्यता का उत्खनन नील रतन बनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा 1962-63 में किया गया। इसी बेराट सभ्यता से हमें इसी बेराट सभ्यता से हमें मत्स्य जनपद की जानकारी मिलती है। मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी और ये विराट नगर दोस्तों इस बेराट का ही पुराना नाम माना जाता है। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट 2018 में पूछा गया है कि मत्स्य जनपद की राजधानी बताइए, विराट नगर। मत्स्य जनपद के अलावा यहां से हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है और बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। मौर्य काल की जानकारी तो इस प्रकार मिलती है कि इस बेराट सभ्यता स्थल पर या इस बेराट क्षेत्र पर पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया, उसके बाद में उसके पोते सम्राट अशोक ने शासन किया। सम्राट अशोक प्रारंभ में शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में जब इसने कलिंग पर नरसंहार किया 261 में,
कलिंग ओडिशा में है, इसकी राजधानी तौसाली है। तो वहां दोस्तों युद्ध हो जाने के बाद में उसका जो मन होता था वो द्रव्यभीत हो जाता है और वो युद्ध ना करने की सौगंध खा लेता है और वो मानवता में विश्वास जताता है, फिर दया में विश्वास जताता है, परोपकार में विश्वास जताता है और उसने इस प्रकार दोस्तों बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म के बारे में इस बहाबरू शिलालेख पर लिखवाया इस सम्राट अशोक ने कि मैं आज बुद्ध धम्म और संघ में अटूट विश्वास रखता हूं, आस्था रखता हूं। क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सम्राट अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इनका एक धार्मिक गुरु था दोस्तों उपगुप्त नाम का। किस नाम का था? उपगुप्त। तो सम्राट अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त के कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और इन्होंने दोस्तों बहाबरू शिलालेख लगवाया। यह बहाबरू शिलालेख इसी बेराट में स्थित है। वर्तमान समय में दोस्तों ये कलकत्ता जो संग्रहालय है, कलकत्ता जो म्यूजियम है वहां स्थापित किया गया है, वहां इसे सुरक्षा प्रदान की गई है। बहाबरू शिलालेख की खोज कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी भाई। किसके द्वारा की गई थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा। इस बहाबरू शिलालेख के बारे में यह जानकारी कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, यह जानकारी हमें किसने प्रदान की? यह प्रदान की दोस्तों हवेन सांग ने। हवेन सांग चीनी यात्री था जिसने हर्षवर्धन के शासनकाल में बेराट की यात्रा की थी। हवेन सांग ने एक ग्रंथ लिखा था दोस्तों सीयूकी। पूछ लिया जाता है हवेन सांग के ग्रंथ का नाम बताइए। सीयूकी इसका प्रमुख ग्रंथ था। क्वेश्चन आ जाए कि नीति का पंडित किसे कहते हैं? हवेन सांग को ही कहा जाता है। या यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन सांग को ही कहा जाता है। अब आंतरिक प्रवाह तंत्र की रूपारेल नदी देखें दोस्तों। रूपारेल यह भी एक आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है। रूपारेल नदी देखिए राजस्थान, ये अपना राजस्थान का मानचित्र है भाई। और राजस्थान के मानचित्र में रूपारेल नदी देखिए। सबसे पहले देखते हैं रूपारेल नदी का उद्गम। रूपारेल नदी दोस्तों भरतपुर में नहीं निकलती, ये अलवर से निकलती है। रूपारेल नदी कहां से निकलती है? अलवर में। अलवर में ये पहाड़ी है, उसका नाम है दोस्तों उदयनाथ की पहाड़ी। उदयनाथ की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी है भाई, कंफ्यूज मत हो जाना। कई कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है उदयनाथ की पहाड़ियां कहां स्थित है। उदयनाथ की पहाड़ी राजस्थान के अलवर जिले में है। अलवर जिले के थानागाजी क्षेत्र में पड़ती है दोस्तों ये पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी। यहां देखें, यदि आपसे पूछ ले उदयनाथ की पहाड़ी कहां पर है? अलवर में। यदि आपसे पूछ ले राजस्थान में हर्षनाथ की पहाड़ी कहां है? अलवर में। हर्षनाथ की पहाड़ी भी कहां है भाई? अलवर में। लेकिन आपसे केवल हर्ष की पहाड़ी पूछे कि हर्ष की पहाड़ी कहां पर है, तो ये राजस्थान के सीकर जिले में है भाई। राजस्थान के कौन से जिले में है? सीकर जिले में। दोनों का ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। हर्षनाथ की पहाड़ी अलवर में और हर्ष की पहाड़ी सीकर में, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर में। यानी यह कह सकते हैं कि राजस्थान में उदयनाथ और हर्षनाथ की पहाड़ियां तो अलवर में हैं, लेकिन केवल हर्ष की पहाड़ी सीकर जिले में है। तो अलवर जिले की इस उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों रूपारेल नदी। अलवर से निकलने के बाद में दोस्तों ये नदी राजस्थान के भरतपुर जिले में बहती है भाई। कौन से जिले में बहती है? भरतपुर में। अलवर और दोस्तों भरतपुर में विलुप्त हो जाती है, भरतपुर के मैदानी भाग में विलुप्त हो जाती है। रूपारेल और बाणगंगा राजस्थान की दो ऐसी नदियां हैं आंतरिक अपवाह तंत्र की, जो दोनों ही दोस्तों भरतपुर के मैदानी भागों में या भरतपुर के रेतीली भागों में विलुप्त हो जाती है। आपकी ये जो रूपारेल नदी है, इस रूपारेल नदी को दोस्तों वराह नदी के नाम से जाना जाता है। वराह नदी, इसका एक और उपनाम है, रूपारेल को लसवारी नदी भी कहते हैं। लसवारी नदी, वराह नदी और लसवारी नदी के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों राजस्थान में रूपारेल नदी को इन दोनों उपनामों से जाना जाता है, अर्थात रूपारेल को वराह नदी भी कहते हैं और लसवारी नदी भी कहते हैं। रूपारेल नदी अलवर जिले में उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है और भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। दोस्तों आपकी इस रूपारेल नदी पर, इस भरतपुर में एक बांध है दोस्तों, इस बांध का नाम है सीकरी बांध। सीकरी बांध पूछ लिया जाएगा
राजस्थान में सीकरी बांध कहां पर है? भरतपुर में। सीकरी बांध कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर है। पूछ ले अजान बांध कौन सी नदी पर है? अजान बांध बाणगंगा पर है। अजान बांध भी भरतपुर में है और सीकरी बांध भी भरतपुर में है। दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना दोस्तों, ध्यान रखना, स्पष्ट कंटेंट का ध्यान रखना कि सीकरी बांध तो रूपारेल नदी पर है और अजान बांध बाणगंगा नदी पर है। इसी आपकी रूपारेल नदी पर दोस्तों भरतपुर में एक झील भी है। भरतपुर में एक झील भी है और इस झील का नाम है दोस्तों मोती झील। इस झील का क्या नाम है भाई? मोती झील। मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर। भरतपुर की जीवन रेखा दोस्तों इस मोती झील को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा। भरतपुर की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? मोती झील को। या मोती झील कौन सी नदी पर बनी हुई है? मोती झील भरतपुर में रूपारेल नदी पर बनी हुई है। ये दोस्तों जो मोती झील है ना, इस मोती झील से दोस्तों एक लिंक नहर निकाली गई है और वो लिंक नहर निकाली गई है दोस्तों भरतपुर में एक दुर्ग है। इस दुर्ग का नाम है दोस्तों लोहागढ़ का दुर्ग। इस दुर्ग का क्या नाम है भाई? लोहागढ़। लोहागढ़, जिसे राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहते हैं या कभी न जीता गया दुर्ग भी कहा जा सकता है। लोहागढ़, मिट्टी का किला, अजय दुर्ग, यह भरतपुर के किले को कहा जाता है दोस्तों। यह लोहागढ़ राजस्थान के भरतपुर में है दोस्तों। इस लोहागढ़ के चारों ओर एक खाई बनी हुई है। क्या बनी हुई है भाई? खाई बनी हुई है और उस खाई में दोस्तों एक पानी भर जाता है। पानी जिस नहर के द्वारा लाया जाता है ना, उस नहर का नाम है दोस्तों सुजान गंगा नहर। उस नहर का क्या नाम है? सुजान गंगा नहर। और ये सुजान गंगा नहर दोस्तों इस मोती झील से लाई गई है। पूछ लिया जाए कि लोहागढ़ के चारों ओर जो झील बनी हुई है या लोहागढ़ के चारों ओर जो खाली जगह बनी हुई है, इसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिसके चारों ओर पानी भरा जाता है, उसमें पानी किसके द्वारा आता है? सुजान गंगा लिंक नहर के द्वारा आता है। और ये सुजान गंगा लिंक नहर कहां से निकाली गई है? मोती झील से निकाली गई है। और ये मोती झील कौन सी नदी पर है? रूपारेल नदी पर है। और कौन सी झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है? मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। तो दोस्तों रूपारेल नदी के बारे में बस ये कंटेंट ध्यान रखना आप। रूपारेल नदी को वराह नदी या लसवारी नदी कहा जाता है। रूपारेल नदी का उद्गम अलवर में उदयनाथ की पहाड़ी से होता है, भरतपुर में विलुप्त हो जाती है। भरतपुर में इस नदी पर सीकरी बांध है। भरतपुर में ही रूपारेल नदी पर मोती झील है जिसे भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं। इसी मोती झील से एक लिंक नहर निकाली गई है लोहागढ़ दुर्ग तक और इस लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर जो खाई है उसमें पानी दोस्तों इस सुजान गंगा नहर के द्वारा ही लाया जाता है। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में ध्यान रखें, लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ये भरतपुर का शासक था दोस्तों। इस सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है दोस्तों। जाटों का प्लूटो या जाटों का प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक था दोस्तों। सूरजमल जाट को जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। यह भरतपुर का शासक था दोस्तों। इसने इस लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ सूरजमल जाट ने भरतपुर में डीग के जल महलों का भी निर्माण करवाया था दोस्तों। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों चूड़ामन जाट नाम का एक व्यक्ति था, चूड़ामन। उसने दोस्तों भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना की थी। बाद में आगे चलकर जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी और ब्रजराज की उपाधि दी थी और भरतपुर में जाट राज्य की मान्यता प्रदान की थी। यहां दोस्तों इसे अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इस लोहागढ़ दुर्ग को अजय दुर्ग क्यों कहा जाता है? इसको अजय दुर्ग इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि यहां पर अनेक अंग्रेजों ने आक्रमण किए थे। एक अंग्रेज अधिकारी था दोस्तों लॉर्ड लेक,
उसने ऐसा बताया था लगातार 5 बार आक्रमण किए थे इस लोहागढ़ दुर्ग पर, लेकिन एक बार भी इसको नहीं जीत सका, इसलिए इसे अजय दुर्ग कहा जाता है। अनेक मुसलमानों ने भी दोस्तों यहां पर आक्रमण किए हैं, या मुसलमान शासकों ने भी अनेक आक्रमण किए हैं इस दुर्ग पर विजय हासिल करने के लिए, लेकिन एक बार भी वो सफल नहीं हो सके। इसीलिए दोस्तों इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि हट जा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। क्वेश्चन पूछ ले जाए, ये कहावत किस दुर्ग के बारे में कही जाती है कि हट जा गोरा पाछा ने 8 फिरंगी 9 गोरा लड़े जाट का 2 छोरा। लोहागढ़ दुर्ग के बारे में दोस्तों ये बात कही जाती है। इसी लोहागढ़ दुर्ग का एक और शासक था दोस्तों जो सूरजमल जाट का उत्तराधिकारी बना था, उसका नाम था जवाहर सिंह जाट। जवाहर सिंह जाट, उस जवाहर सिंह जाट ने दोस्तों दिल्ली के लाल किले पर आक्रमण कर दिया था, और उस लाल किले पर जो अष्ट धातु के किवाड़ चढ़े हुए थे ना, उनको उतार लाया था दोस्तों, और उसको यहां लगा दिया था इस लोहागढ़ दुर्ग पे। ऐसा माना जाता है कि वो अष्ट धातु के दरवाजे या अष्ट धातु के जो किवाड़ थे वो मूल रूप से चित्तौड़गढ़ के किले पर थे। भाई किसके किले पर थे? चित्तौड़गढ़ के किले पर, जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने जब वहां पर आक्रमण किया था तो वहां विजय हासिल करने के बाद में वहां ले गए थे दोस्तों। तो दोस्तों रूपारेल नदी आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदी है, जिसके साथ में हमने ये अनेक जानकारियां जुटाई है। आंतरिक प्रवाह तंत्र की अन्य नदी पढ़े दोस्तों, जैसे काकने नदी। काकने नदी भी दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र की ही एक नदी है, और ये राजस्थान के जैसलमेर में बहती है। भाई कहां पर बहती है? जैसलमेर में। यहां देखने को मिलेगी आपको, यहां इस राजस्थान के जैसलमेर वाले भाग में एक छोटी नदी है दोस्तों, जिसका उद्गम जैसलमेर से ही होता है, और जैसलमेर में ये नदी समाप्त हो जाती है। जिस स्थान से इस नदी का उद्गम होता है उस स्थान का नाम है भाई कोटरी गांव। क्या नाम है? कोटरी गांव। और जिस स्थान पे ये नदी समाप्त हो जाती है उसका नाम है दोस्तों मीठा खाड़ी। क्या नाम है भाई इस स्थान का? मीठा खाड़ी। यानी जैसलमेर जिले में काकने नदी कोटरी गांव से निकलती है और मीठा खाड़ी नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। इस काकने नदी की लंबाई दोस्तों केवल 17 किलोमीटर है। काकने नदी की लंबाई केवल कितनी है भाई? 17 किलोमीटर। और यह आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी मानी जाती है। राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी तो मानी जाती है घग्गर को, और सबसे छोटी नदी किसे माना जाता है? काकने नदी को माना जाता है, जिसकी लंबाई केवल 17 किलोमीटर है। काकने आंतरिक अपवाह तंत्र की ऐसी नदी है जो जैसलमेर के कोटरी गांव से ही तो निकलती है और जैसलमेर में मीठा खाड़ी में ही समाप्त हो जाती है। इस नदी का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि इसके ऊपर दोस्तों भुज झील स्थित है। पूछ लिया जाएगा राजस्थान में भुज झील कहां है? जैसलमेर में है। और भुज झील राजस्थान में कौन सी नदी पर है? काकने नदी पर है। कंसेप्ट क्लियर है दोस्तों। आंतरिक अपवाह तंत्र की कुछ नदियां और बच गई हैं जिनके बारे में आप ध्यान दीजिए। आंतरिक अपवाह तंत्र की जो शेष नदियां बच गई है उनके बारे में भी देखें दोस्तों। अब तक हम आंतरिक अपवाह तंत्र की जिन नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले तो एक तो दोस्तों घग्गर नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, एक हमने पढ़ ली है दोस्तों कांतली नदी, एक हो गई है दोस्तों साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, काकने नदी। ये इतनी नदियां तो दोस्तों हम आंतरिक अपवाह तंत्र की पढ़ चुके हैं। अब तक हम आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदियां पढ़ चुके हैं, घग्गर नदी, कांतली नदी, साबी नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी और काकने नदी। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दो अन्य नदियां बच गई आंतरिक अपवाह तंत्र की। जो अन्य नदियां बच गई उनके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब बाकी की जितनी भी नदियां बच गई है ना, उन सभी को दोस्तों एक साथ ही पढ़ाऊंगा मैं। अपने राजस्थान में देखिए आप, जैसे मान लीजिए दोस्तों ये अपना राजस्थान है, राजस्थान है ये अपना। ठीक है दोस्तों, राजस्थान है। राजस्थान में दोस्तों मैप के माध्यम से पढ़िए आप। जैसे राजस्थान के मानचित्र में राजस्थान का जो यहां जयपुर और जयपुर के आसपास का अजमेर और नागौर वाला भाग है, यहां दोस्तों आपको एक आयताकार झील देखने को मिलेगी। यहां इस प्रकार की ये आयताकार झील है दोस्तों, और इस झील का नाम है सांभर झील। सांभर झील ये राजस्थान में एक झील है भाई, खारे पानी की झील है दोस्तों, सांभर झील है।
आपसे पूछ ले सांबर झील का आकार कैसा है? सांबर झील का आकार है भाई आयताकार। सांबर झील का आकार पूछ ले आपसे कि सांबर झील का आकार कैसा है? आयताकार है। तो दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र की कुछ नदियां ऐसी हैं जो इस सांबर झील में आके गिरती हैं। सांबर झील के बारे में बहुत सारी जानकारी है दोस्तों, ये जानकारी अपन थोड़ी देर बाद में देखेंगे। सबसे पहले उन नदियों के बारे में देख लेते हैं जो इस सांबर झील में आके गिरती है। मुख्य रूप से 4 नदियां हैं दोस्तों जो सांबर झील में अपना जल लाकर डालती हैं। एक तो जैसे यहां राजस्थान के सीकर जिले में है भाई ये खंडेला की पहाड़ी है। इसी खंडेला की पहाड़ी से दोस्तों एक नदी आके गिरती है और इस नदी का नाम है दोस्तों खंडेला नदी। इस नदी का क्या नाम है? खंडेला। एक तो दोस्तों खंडेला नदी लाके जल डालती है इसमें, एक नदी तो हो गई खंडेला। पूछ ले गए राजस्थान में खंडेला नदी कहां से निकल कर आती है? भाई सीकर से निकल के आती है। कौन से जिले से निकल के आती है? सीकर जिले से। ऐसे ही दोस्तों नागौर जिले में से एक और नदी आती है। नागौर जिले में से भी इसमें एक नदी आके गिरती है जो जल लाके डालती है। नागौर जिले से जो नदी दोस्तों इसमें जल लाके डालती है उस नदी का नाम है खारी नदी। क्या नाम है भाई इसका? खारी नदी। पूछ ले खारी नदी का उद्गम कहां से होता है? नागौर जिले से। नागौर के बारे में ध्यान रखें, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कौन से जिले में है? नागौर जिले में है भाई। यह भी ध्यान रखें राजस्थान में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा, सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा भी कौन से जिले में है? नागौर जिले में। सांबर झील में आंतरिक अपवाह तंत्र की जल लाने वाली नदी नागौर जिले से जो आती है उसका नाम है खारी नदी। सीकर जिले से जो नदी आती है उसका नाम है खंडेला नदी। खारी नदी नागौर जिले से आती है। नागौर के बारे में ये 2 क्वेश्चन भी क्लियर करना दोस्तों कि नागौर जिले में सबसे ज्यादा खारे पानी की झीलें हैं और नागौर जिले में ही राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा है। एक नदी दोस्तों यहां दक्षिण में अजमेर से निकल कर आती है। यहां से मान लीजिए अजमेर में दोस्तों जहां से निकल कर आती है ये नदी, यहां उस स्थान का नाम, उस नदी का नाम है दोस्तों रूपनगढ़ नदी। इस नदी का क्या नाम है? रूपनगढ़ नदी। आपसे पूछ ले कि सांबर झील में जो रूपनगढ़ नदी आकर गिरती है वो कहां से आती है? यह आती है दोस्तों सलेमाबाद से। कहां से आती है भाई? सलेमाबाद से। और सलेमाबाद किशनगढ़ के निकट राजस्थान के अजमेर जिले में है। सलेमाबाद कहां पर है? किशनगढ़ के निकट है। राजस्थान के कौन से जिले में है? अजमेर जिले में। यानी अजमेर जिले के सलेमाबाद से रूपनगढ़ नदी निकलती है जो अपना जल दोस्तों सांबर झील में गिरती है। कौन सी झील में डालती है? सांबर झील में। सलेमाबाद के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखिए। सलेमाबाद में दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है। निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में पूछा जाता है कि राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है। 3 नदियां हो गई। एक तो हो गई खंडेला, एक हो गई खारी नदी, एक हो गई रूपनगढ़ नदी, एक है दोस्तों मेंथा नदी। एक का क्या नाम है? मेंथा, या इसे दोस्तों मेंढा नदी भी कहते हैं। आप इसे मेंथा नदी कह दीजिए या मेंढा नदी कह दीजिए, एक ही बात है। मेंथा नदी या मेंढा नदी दोस्तों जहां से निकलती है, जिन पहाड़ियों से निकलती है, उन पहाड़ियों का नाम है दोस्तों मनोहरपुर की पहाड़ियां। मनोहरपुर की पहाड़ियां। और ये मनोहरपुर की पहाड़ियां दोस्तों राजस्थान के जयपुर जिले में है भाई। कौन से जिले में है? जयपुर जिले में। जहां बैराट की पहाड़ियां है ना, उनका ही दोस्तों हिस्सा मानी जाती है मनोहरपुर की पहाड़ियां। और ये मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है मेंथा नदी या मेंढा नदी। ये मेंथा या मेंढा नदी इन पहाड़ियों से निकलकर दोस्तों इस प्रकार से आके राजस्थान में इसमें गिर जाती है दोस्तों। यानी मैंने दोस्तों ये स्थल बाहर बनाए हैं राजस्थान के। आप ऐसे मत कह देना दोस्तों कि मेंथा नदी का उद्गम मनोहरपुर की पहाड़ियां जयपुर में बता रहे हो, इधर सलेमाबाद भी अजमेर में बता रहे हो, ये खारी नदी नागौर से निकल के आती है और ये खंडेला नदी सीकर से निकल के आती है। तो गुरुजी आपने तो राजस्थान के बाहर बना दिया इनको, तो घबराना नहीं है दोस्तों। ये केवल समझाने के लिए दूर दूर बना दिए मैंने,
ताकि आपके स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। यदि मैं राजस्थान के अंदर यही नागौर बना देता, यही सीकर बना देता, यही जयपुर और यही किशनगढ़ अजमेर, तो दोस्तों ठीक तरीके से आपके समझ में नहीं आता, कंसेप्ट ठीक तरीके से क्लियर नहीं हो पाते। इसलिए दोस्तों मैंने इनको बाहर अलग अलग बनाए हैं ताकि आपके ठीक तरीके से समझ में आ जाए। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि अन्य नदियां पढ़ेंगे आंतरिक अपोहा तंत्र की, और अन्य जो बाकी की नदियां बच गई ना आंतरिक अपोहा तंत्र की, इन नदियों के अलावा यानी घग्गर, कांतली, साबी, बाणगंगा, रूपारेल और काकनी नदी, इनके अलावा दोस्तों ये 4 नदियां बच गई आंतरिक अपोहा तंत्र की। एक खारी नदी है, एक खंडेला है, एक मेहता या मेंढा नदी है, और एक दोस्तों रूपनगढ़ नदी है। ये चारों नदियां आंतरिक अपोहा तंत्र की है। चारों नदियां अपना जल दोस्तों सांबर झील में लाके डालती हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सांबर झील में कौन कौन सी नदियां जल लाकर डालती हैं। एक तो खंडेला नदी है जो सीकर से आती है, एक खारी नदी है जो नागौर से आती है, एक रूपनगढ़ नदी है जो सलेमाबाद अजमेर से आती है, और एक मेंथा या मेंढा नदी है जो जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकल कर आती है। ध्यान रखें, इस मेंथा या मेंढा नदी पर दोस्तों लूणवा जैन तीर्थ स्थल है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले, राजस्थान में लूणवा जैन तीर्थ स्थल, लूणवा जैन तीर्थ स्थल कहां है? ये दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले में है भाई। राजस्थान के कौन सी जिले में है? नागौर जिले में। और ये लूणवा जैन तीर्थ स्थल नागौर में है, वह कौन सी नदी पर है? मेंथा नदी या मेंढा नदी के किनारे है। एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना, सांबर झील में सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी कौन सी है? सांबर झील में सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा लवण दोस्तों मेंथा या मेंढा नदी ही लेकर आती है। कौन सी नदी लेकर आती है? मेंथा या मेंढा नदी। एक बार दोबारा देखें दोस्तों इनको, आंतरिक अपोहा तंत्र की अन्य नदियां पढ़ रहे हैं, सांबर झील में आके गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं। सांबर झील आयताकार झील है जो राजस्थान के जयपुर जिले में है। सांबर झील का कुछ हिस्सा अजमेर में भी है और कुछ हिस्सा नागौर में भी है। सांबर झील में एक तो खंडेला नदी आके गिरती है जो सीकर से निकलती है, एक खारी नदी आती है जो नागौर से निकलती है। नागौर के बारे में ये 2 क्वेश्चन भी ध्यान रखें। राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें नागौर में है भाई, और राजस्थान में सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा भी नागौर जिले में ही है। एक रूपनगढ़ नदी है जो अजमेर में सलेमाबाद स्थान से निकलकर आती है। ये जो सलेमाबाद स्थान है ये पूरे राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां पर है? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में है। सांबर झील में आके गिरने वाली चौथी नदी है दोस्तों मेंथा नदी, या इसे मेंढा नदी भी कहते हैं। मेंथा नदी या मेंढा नदी जयपुर में मनोहरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और यह सांबर झील में आके गिरती है। ध्यान रखना, सांबर झील में सर्वाधिक लवण लाने वाली नदी मेंथा या मेंढा नदी ही है। इसी मेंथा नदी पर नागौर जिले में एक लूणवा जैन तीर्थ स्थल है। तो पूछा जाता है लूणवा जैन तीर्थ स्थल कौन से जिले में है? नागौर जिले में है। कौन सी नदी पर है? मेंथा नदी या मेंढा नदी पर है। अब देखिए दोस्तों सांबर झील की रही कुछ बातें। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक है, ये मानव निर्मित नहीं है, सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है भाई ये। राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील कौन सी है भाई? सांबर झील है। और सांबर झील का आकार कैसा है? आयताकार है। यदि आपसे पूछ ले सांबर झील का क्षेत्रफल बताए तो लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। ऐसा माना जाता है कि यह झील लगभग 36 किलोमीटर लंबी और दोस्तों लगभग 2.5 किलोमीटर चौड़ी बताई जाती है। 2.5 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 36 किलोमीटर लंबी झील है ये सांबर झील, जिसका आकार आयताकार है, लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक खारे पानी की झील है। सांबर झील मुख्यतः जयपुर में है, फुलेरा के निकट है, और जयपुर के अलावा इसका कुछ हिस्सा अजमेर में भी आता है और कुछ हिस्सा नागौर में भी आता है। सांबर झील की सबसे विशेष बात यह है कि यहां पर दोस्तों 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन सांबर झील से ही किया जाता है भाई। राजस्थान में सबसे ज्यादा नमक का उत्पादन कहां से किया जाता है? सांबर झील से। और यहां
कुल कितना नमक का उत्पादन होता है? यहां दोस्तों देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। यहां नमक उत्पादन करने वाली कंपनी का क्या नाम है? हिंदुस्तान नमक कंपनी, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, या इसे सांबर साल्ट लिमिटेड भी कहते हैं। सांबर साल्ट लिमिटेड। पूछ ले, राजस्थान की सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य कौन करती है? केंद्र सरकार का उपक्रम है सांबर साल्ट लिमिटेड, यह कार्य करती है। और ये कितना नमक उत्पादन करती है? 8.7%। आपसे पूछ ले, सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई? 1964 ईस्वी। सांबर साल्ट लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी भाई? 1964 में। इस सांबर झील से दोस्तों सोडियम सल्फेट का भी उत्पादन किया जाता है। यहां दोस्तों नमक का उत्पादन तो किया जाता ही है, साथ में दोस्तों सांबर झील से सोडियम सल्फेट का भी उत्पादन किया जाता है। सांबर झील के बारे में एक और क्वेश्चन ध्यान रखना है दोस्तों कि सांबर झील का निर्माता कौन था? सांबर झील का निर्माता था दोस्तों वासुदेव चौहान। कौन था भाई? वासुदेव चौहान, जो चौहान साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। राजस्थान में चौहान साम्राज्य का संस्थापक वासुदेव चौहान था, और इस वासुदेव चौहान ने दोस्तों सांबर झील का निर्माण करवाया था, या सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव चौहान को माना जाता है। और यह प्रमाण कहां से मिलता है कि वासुदेव चौहान ने ही इस झील का निर्माण करवाया था? यह प्रमाण मिलता है दोस्तों बिजोलिया शिलालेख से। बिजोलिया शिलालेख से, जो गुणभद्र के द्वारा लिखा गया था। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील से देश का 8.7% नमक उत्पादन होता है। सांबर झील में नमक उत्पादन का कार्य सांबर साल्ट लिमिटेड करती है, जो केंद्र सरकार का उपक्रम है, और इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इस झील का आकार आयताकार है, लगभग 36 किलोमीटर या कई जगह 32 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, इतनी लंबाई है। 2.5 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। कुल मिला के लगभग 500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है। जयपुर में स्थित इस सांबर झील के बारे में यह कहा जाता है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की प्राकृतिक झील है। यदि दोस्तों आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई जानकारी अच्छी लगी है, आपको लगता है कि दोस्तों मैं आपकी अच्छी तैयारी करवा सकता हूं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं अपने इसी ऑनलाइन YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर, यानी NCB एजुकेशन हब पर। ठीक है दोस्तों, राम राम सा, धन्यवाद।